नमस्कार, राधे राधे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी मिलकर 27 नवंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज सुबह जैसे हम 7 बजे लाइव लेते हैं करंट अफेयर की क्लास। आज मौसम बहुत ख़राब था, पानी भी आ रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मैं घर से ही यहाँ तक नहीं आ पाई। तो उस कारण मैं लाइव नहीं ले पाई हूँ। बाकी कंटिन्यू कल से ऐसा ही चलेगा, ठीक है? कुछ समस्याएँ आ जाती हैं तो नहीं ले पाते हैं। आज आपके पास जब ये वीडियो पहुँचेगी तो रिकॉर्डेड वीडियो पहुँचेगी, ठीक है? चलिए, तो बिना देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, मोटिवेशन के लिए 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में चाहे जितना भी ऊँचा उठे, परंतु कठिनाइयों के दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है? कोई भी सफलता प्राप्त होती है तो उसके पीछे आप उस व्यक्ति की मेहनत भी देखिए कि उसने कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत करी, कौन-कौन सी चुनौतियाँ उसके सामने आई। पर वो एक बार सफल हो जाता है तो वो चीज़ें फिर इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। पर उन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें कि आपने कितने संघर्ष करके और कितनी चुनौतियाँ आई थी, उनको पार करके आपने सफलता प्राप्त करी है। तो उस सफलता के आप अहम ना पाल लें कि हम भई हमसे बड़ा अब कोई है नहीं। आप उन चीज़ों को ध्यान रखें कि आपने किस तरीके से ये सफलता प्राप्त करी है, ठीक है? चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके पास हैं 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर। बताइए इसका आंसर। अगर किसी को पता है तो अपने रजिस्टर में ही लिखिए, ठीक है? अगर आपको आंसर इसका पता है तो अपने रजिस्टर में तुरंत लिखिए। इसका जो आंसर है वो है 26 नवंबर। ये जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो हम किसकी जयंती पर मनाते हैं? वो हम वर्गीस कुरियन की जयंती पर मनाते हैं। वर्गीस कुरियन, ये कौन है? ये भाई जो श्वेत क्रांति है, आप सभी जानते होंगे, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ये सब इनके द्वारा ही ये जो दी गई थी। ये जितनी भी क्रांतियां हैं वो ये मतलब श्वेत क्रांति जो है वो वर्गीस कुरियन द्वारा दी गई थी। श्वेत, और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है? ये किससे संबंध है? दुग्ध से संबंध, डेयरी उत्पादकों से संबंध। डेयरी जो उत्पादित जो मंत्रालय हमने अलग से पढ़ा था ना, वो जो डेयरी उत्पादित जो भी उत्पाद होते हैं उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति थी, श्वेत क्रांति। ठीक है? उसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, ठीक है? इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड, ठीक है? ये, और जब हमने ये जो सबसे पहले हमने ये दिवस मनाया था, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये हमने सबसे पहले कब मनाया था? 2014 में, ठीक है? सबसे पहले जब मनाया गया था तो 2014 में मनाया गया था, 26 नवंबर, ठीक है? 2014 से हमने ये स्टार्ट कर दिया था। कौन-सा दिवस मना दिया था हमने? मतलब सबसे पहले कब मनाया था? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमने 2014 से स्टार्ट किया, 26 नवंबर को हम मनाते हैं। 26 नवंबर को हम ये मनाए जाते हैं। ये किसका जन्म तिथि है ये? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन हम को हम एक नाम से और जानते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। किस नाम से जानते हैं? मिल्क मिल्कमैन मिल्कमैन ऑफ मिल्कमैन ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने आप बता ही दिया ये क्यों बोलते हैं मिल्कमैन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने श्वेत क्रांति की ये जनक हैं, ऑपरेशन फ्लड के भी ये जनक हैं। इसमें ये दुग्ध और डेयरी उत्पाद में है अभूतपूर्ण क्रांति हुई थी। इससे बहुत अच्छे तरीके से इसका संचालन किया गया था। इसका पूरा श्रेय वर्गीस कुरियन को जाता है। इसी के चलते हमने 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था, और इनके ही जन्म तिथि पर 26 नवंबर को हमने ये मनाना स्टार्ट कर दिया था। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। बताइए, अगर किसी को आंसर पता है तो अपने रजिस्टर में लिखिए पहले से ही, जब मैं ना बता पाऊँ उससे पहले ही आंसर अपने रजिस्टर में लिखिए, जिसको आंसर इसका सही पता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संविधान दिवस, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है 26 नवंबर, ठीक है?
आप सभी के मन में ये हो रहा होगा कि नहीं यार 26 नवंबर कैसे? क्योंकि हमने तो हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था वो हमारा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, पर ये 26 नवंबर का क्या वो है? पर 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है? 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, इसलिए हम जो संविधान दिवस है वो हम 26 नवंबर को मनाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमने 26 जनवरी का ही क्यों इंतजार किया कि हम उसी दिन लागू करेंगे? कि मतलब ये तो संविधान तो बन के 26 नवंबर को हो गया था तैयार, पर हमने पूरे देश में लागू हमने कब किया था? 26 जनवरी 1950 में। हमने यही डेट क्यों रखी? हमने ये इतने 1-2 महीने का इंतजार हमने क्यों किया? यूँ हमने इसलिए किया कि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक डेट है। क्या है? ऐतिहासिक डेट। जब देखो, जब कांग्रेस की बैठक हुई थी, कांग्रेस की बैठक, अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के जो अधिवेशन है ना, लाहौर में हुआ था। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने स्वराज, पूर्णतः स्वराज का नारा दिया था। जब हमने मांग की थी, पूर्णतः स्वराज की मांग की थी इस अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने उसके अध्यक्ष थे और भी टीम थी, उन्होंने नारा दिया था पूर्णतः स्वराज की मांग, ठीक है? स्वराज का नारा दिया गया था, कब दिया गया था? 26 जनवरी को। कब दिया गया था? 26 जनवरी को, ठीक है? तो ये डेट कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वराज की सबसे पहले जो बात हुई थी, वो इस अधिवेशन में हुई थी। इसीलिए हमने इस डेट का इंतज़ार किया कि 26 जनवरी को हम पूरे देश में हमारा संविधान लागू करेंगे। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि 26 नवंबर क्यों था और 26 जनवरी क्यों था, ठीक है? तो आप जो भी मैंने बोला, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरी बात जब आप सुन रहे हो तो इस बात को आप बहुत आराम से सुनें, 2x पे ना चलाएँ वीडियो, थोड़ा आराम से सुनें और समझें, और फिर अपनी भाषा में उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में पहली 6 माही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत गिरावट की गई है? इसके ऑप्शंस आपके पास है 20%, 24%, 27%, 32%। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है 24%। ये जो बात कर रहे हैं किसकी? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका हिंदी हिंदी का जो फुल फॉर्म है उसका क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने की गिरावट आई है? 24% की गिरावट आई है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, जब भी कोई भी हमारे देश में कोई विदेश के भी कोई विदेश अन्न आकर किसी भी हमारे भारत की किसी कंपनी या कोई भी उद्योग में पैसा लगाता है, पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, अपने देश का जो कोई कंपनी है या उद्योग है, वो बाहर के देश आके उसमें इन्वेस्ट करें, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? उसमें पहले कितने की कमी आ गई है 2024 के उसमें, 2023-24, इसमें 17 ये लिख लीजिए, 2023-24 में, ठीक है? 24% की कमी आ गई है। मतलब हमारा अभी जो है ना 20.5 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, ये हमारा निवेश रह चुका है, ठीक है? ये हमारा निवेश रह चुका है और इसमें 24% की कमी आ चुकी है। ये मैंने आपको बता ही दिया। इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालाँकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निजी बैंकों ने कितने वर्षों में 83.43 अरब रुपए की सबसे बड़ी एक दिवसीय सरकारी ये देखिए बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ठीक है? ये जो ब्रांड लिख रहा है ना, ये बॉन्ड है, ठीक है? खरीद की है। इसके ऑप्शंस आपके पास है, पहला है 4, 5, 6, 7। इसके ऑप्शंस आपके सामने, इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है?
अगर आपको पता है, वही बार-बार बोल रही हूँ, पहले से इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए इसका जो आंसर है वो है 7, ठीक है? इसका आंसर क्या है? 7। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई बैंक या कोई संस्था अगर उसी को पैसे चाहिए, कोई भी संस्था है, जैसे देखो पब्लिक को पैसा चाहिए होता है उधार, तो बैंकों से ले लेती है, लोन वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। पर बैंक या किसी अन्य किसी भी उसको अगर उधार पैसा चाहिए, तो वो उसको बॉन्ड का नाम दिया जाता है। वो किसी से भी ले सकती है, सरकार से ले सकती है या किसी माध्यम से, पर उसको हम किस नाम से जानते हैं? बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है? इन्होंने निजी बैंक की बात चल रही है यहाँ, निजी बैंकों के एक समूह है, उन्होंने कितने का 83.43 अरब रुपए, इतने रुपए में क्या लिया है? एक दिवसीय सरकारी बॉन्ड लिया है, मतलब सरकार से उधार लिया है इसमें, ठीक है? कितने कितने साल लग गए हैं? मतलब ये 7 साल, 2016 से अभी ये 2023 चल रहा है, तो ये इतने के बीच में सबसे बड़ा बॉन्ड लिया गया है। कितने लाख रुपए का? देखो कितना खर्च किया है उन्होंने, निजी बैंकों ने कितना खर्च किया है सरकारी बॉन्ड लेने के लिए एक दिवसीय? 83.43 अरब रुपए, ठीक है? ये बहुत बड़ा बॉन्ड है और कहीं न कहीं इससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत निर्भर करती है इन चीज़ों पर, अर्थव्यवस्था पर बहुत देखने रूप चीज़ है कि आपने इतने रुपए का ये बॉन्ड ले लिया है सरकार से, निजी बैंक ने, तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था का इस पे प्रभाव पड़ता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट चलिए। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, वीरदास, आर माधवन, विक्की कौशल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर है वीरदास, ठीक है? ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ये कहाँ दिया जाता है? अमेरिका। ये कहाँ का अवार्ड है? अमेरिका। कौन सा अवार्ड है? एमी अवार्ड। ये कौन सा अवार्ड है? एमी अवार्ड, ये अमेरिका का अवार्ड है। इसका उद्देश्य रहता है, इस अवार्ड का देने का उद्देश्य रहता है कि टेलीविज़न पर आपने कितने मनोरंजक कार्यक्रम दिखाए या लोगों को कितना मनोरंजन का महसूस कराया। मतलब जैसे आप जिस टेलीविज़न पे कोई भी काम देख लीजिए, आप धारावाहिक देख रहे होंगे, आप मनोरंजन का एक साधन ही तो है। जिसने जितना अच्छा उत्कृष्ट काम किया होगा, वही इस अवार्ड के हकदार होते हैं, ठीक है? तो ये अमेरिका के लोगों और बाकी जो बाहर के लोग भी हैं, उस अमेरिका देश से बाहर के लोग भी हैं, उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? तो हमारे भारत की किसको मिला है? वीरदास, वीरदास को मिला है। ये किस क्षेत्र में मिला है? ये कॉमेडी के क्षेत्र में मिला है। वीरदास को किस क्षेत्र में ये दिया गया है? कॉमेडी के क्षेत्र में, ठीक है? कॉमेडी, ये नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी करते हैं, ठीक है? तो इसलिए वीरदास को ये कॉमेडी के लिए दिया गया है। और एक और अवार्ड आप सभी जानते होंगे इन हस्ती को, एकता कपूर, सभी लोग जानते होंगे। खासकर महिलाएं और लड़कियां तो जानती होंगी, एकता कपूर। एकता कपूर ये धारावाहिक चलाती हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है? ये जितने भी नाटक चलते हैं, अनुपमा और ये सब सारे नाटक जो सब रात में जब 7 बजे के बाद काम करना लेडीज लोग बंद कर देती हैं, तो ये इन्हीं की देन है, एकता कपूर। इनको भी इसी में एमी अवार्ड मिला है। आप सभी जानते हैं कि एकता कपूर जो टेलीविज़न पे जितने भी नाटक आते हैं, इनके द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो ये भारत की पहली महिला बन चुकी हैं जिनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ का अवार्ड है? मैंने आपको बता दिया है कि ये अमेरिका का अवार्ड है। ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है एकता कपूर जिनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वीरदास भी पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिनको एमी अवार्ड मिला है। ये महिला है और ये पुरुष है, ठीक है? प्रथम भारतीय। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं आपके पास, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताइए। इसका तो मुझे लगता है क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है हलाल ब्रांड और यहाँ गुजरात ऑप्शन दिया है, उड़ीसा दिया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आप सभी अगर थोड़े से सचेत हैं तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका जो आंसर वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हलाल ब्रांड पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है? हलाल हलाल एक मुसलमानिक
मतलब मुस्लिम शब्द है हलाल, ठीक है? तो उस पर एक प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब वो लोग उपयोग करते हैं हलाल शब्द का। जो मोमडन भाई लोग हैं हमारे, वो लोग उपयोग करते हैं क्या? हलाल शब्द। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में हलाल ब्रांड पर प्रतिरोध लगा दिया है। अगर किसी भी खाद्य पर अगर हलाल ब्रांड का कोई स्टिकर है या हलाल ब्रांड से बनाया हुआ है, तो उस पर प्रतिरोध है और इसके इसके लिए उन्होंने अलग-अलग कमेटी बनाई है या अलग-अलग एक समूह बनाए गए हैं इसकी जाँच करने के लिए। किसकी जाँच करने के लिए? कि किसी भी स्टोर पर, किसी भी खाद्य संस्करण पर हलाल ब्रांड का कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर हलाल ब्रांड है, किसी भी खाद्य पदार्थ पर हलाल ब्रांड हुआ है, तो वहाँ उसका प्रतिबंध लगाया जाएगा और उस पर जुर्माना लगेगा, ठीक है? तो ये किस प्रदेश का है? ये उत्तर प्रदेश का है और मुख्यमंत्री जी आप सभी जानते हैं, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ जी, ठीक है? योगी आदिनाथ जी। चलिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके पास है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका, ठीक है? ये जो बात चल रही है भारत चीन आर्थिक गलियारे की, ठीक है? इसकी बात चल रही है, तो इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। चीन के द्वारा एक परियोजना चालू की गई है, चीन के द्वारा। वन बेल्ट, वन बेल्ट, वन रोड इंसिटिव। ये किसके द्वारा दी गई है? चीन के द्वारा दी गई है, ठीक है? क्या दी गई? वन बेल्ट वन रोड इनिशियलिटी। देखिए इसका क्या अर्थ है कि इसका एक मतलब है कि चीन का एक ये परियोजना है, इसके द्वारा क्या है, किसी भी माध्यम से वैश्विक स्तर पर हर देश से जुड़ना, व्यापारिक अपना आर्थिक व्यवस्था के लिए या व्यापारिक जो मार्ग है वो सुव्यवस्थित करना, उसको व्यापार को बढ़ाना और एक देश से दूसरे देश में संपर्क अच्छा करना इसका उद्देश्य है, ठीक है? जैसे चीन म्यांमार, चीन पाकिस्तान, ठीक है? इनसे ये संबंध, इससे रेलवे मार्ग भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है? और रोड मार्ग भी इसमें सम्मिलित है। तो सुदृढ़ करना, इस आर्थिक गलियारे को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। किससे करना है इसको? श्रीलंका से, ठीक है? श्रीलंका। चलिए देखिए इसके दो श्रेणी है। वन बेल्ट वन रोड की जो चीन की परियोजना है, इसके दो वो है, सिल्क सिल्क रोड, इकोनॉमिक, ठीक है? और सेकंड है समुद्री सिल्क रोड। क्या है? समुद्री सिल्क सिल्क रोड। इसके मतलब इसी के ही डिवाइडेशन है, मतलब हमने ये अलग से डिवाइडेशन किया है इसी के अंदर। वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है उसी के अंदर हमने दो डिवाइडेशन किए, सिल्क रोड इकोनॉमिक और दूसरा है समुद्री सिल्क रोड। इसका क्या है, जो पहले वाले का है ये एशिया और यूरोप के देशों से संबंध बनाने के लिए। क्या किसके लिए है? एशिया और यूरोप के देशों से संबंध बनाने के लिए। एशिया और यूरोप के देशों से संपर्क बना ली, वैश्विक स्तर पर काम कर रही है ये परियोजना, ठीक है? तो एशिया और यूरोप के वैश्विक स्तर को अच्छा करने के लिए, सहयोग करने के लिए या फिर अच्छे संबंध बनाने के लिए ये सिल्क रोड इकोनॉमिक है। और दूसरी जो है समुद्र सिल्क रोड, ये समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर या फिर महासागरी के अंदर, मतलब जो भी तेल मेल का जो व्यापार होता है उसके अंदर से, तो उसके लिए ये समुद्री सिल्क रोड परियोजना है। किसके अंदर है? वन बेल्ट वन रोड के अंदर। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, एक मिनट रुकिएगा, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, डीटी, डीसी, ई कॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्क और इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है ब्लू डार्ट,
इसका आंसर क्या है? ब्लू डार्ट। ये एक आप देख रहे हैं डाक सेवा से संबंधित क्वेश्चन है। क्या किससे संबंधित है? डाक सेवा से संबंधित है। ये जो अपनी इंडिया पोस्ट जो है ना, इन्होंने किसके साथ समझौता किया है? ब्लू डार्ट। ये कहाँ की कंपनी है? ये दक्षिण एशिया की कंपनी है। इसके साथ समझौता किया है। कहाँ की है ये? दक्षिण एशिया की। ठीक है, इससे समझौता किया है और इससे समझौता करने के बाद हमने एक डिजिटल, हमारे भारतीय डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर बना दिए हैं। क्या कर दिए हैं? क्या समझौता हुआ है? इससे दक्षिण एशिया की जो कंपनी है वो ब्लू डार्ट, इससे हमने क्या समझौता कर लिया है कि हमारे डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जो कागजी जो काम होते हैं ना, उनको बहुत कम करके हम ई कॉमर्स से इसको जोड़ दें। मतलब जो भी कुछ होगा वो डिजिटल लॉकर से होगा। मतलब आपको फालतू ये कागज लेने और इन सब से काम नहीं करने पड़ेंगे भौतिक रूप से। आप जो भी काम करेंगे कंप्यूटर या इससे उसके आधारित लॉक पे करेंगे। लॉकर एक पर्सनल बना दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या किया है, इंडिया पोस्ट कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? ब्लू डार्क, ठीक है। और ये जो ऑप्शन हैगा ना, ये भी डार्क सेवा से संबंधित है। इसका इसका फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, डेस्क टू डेस्क लिखिए। पेज हम बने, एक मिनट आप यहाँ लिख लीजिए। लिखिए डेस्क डेस्क टू डेस्क कन्वर्सेशन, ठीक है। क्या है? डेस्क टू डेस्क कन्वर्सेशन, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। डेस्क टू डेस्क कन्वर्सेशन, इसके बहुत फुल फॉर्म मिलते हैं, ठीक है। इसका कोई ज़रूरी नहीं कि यही मिले आपको, ठीक है। इसके बहुत सारे फुल फॉर्म है। ये इंडिया की कंपनी है और ये डाक सेवा से संबंधित है। डेस्क टू डेस्क डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन इसकी है। और आपको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके 2-3 ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये किससे? डाक डाक सेवा से संबंधित है। ई कॉमर्स एक्सप्रेस ये भी डाक सेवा से संबंधित है। पूरा डिजिटल करने के ऊपर निर्भर करती है ये चीज, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? इसके ऑप्शंस आपके पास है, चीन, श्रीलंका, इजराइल, अमेरिका। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। किसकी बात चल रही है? ब्रज प्रहार, ठीक है। संयुक्त अभ्यास है, इसके बारे में तो बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। ये संयुक्त अभ्यास क्यों होते हैं, ठीक है। सभी को पता है कि एक दूसरे की तकनीकी को शेयर करना और कोई भी आपत्तिकाल स्थिति आ जाए उसमें एक दूसरे की तकनीक को शेयर करना और साथ में सहयोग करना, ठीक है। क्या नाम है? ब्रज प्रहार। ये कहाँ पर हुआ है? उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय, उमरोई मेघालय, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? उमरोई मेघालय में ये हुआ है। ब्रज ब्रज प्रहार अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है, ये यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना 2010 से शुरू हुआ था। 2010 से ये शुरू हुआ था, पहला संस्करण था ये पहला संस्करण 2010 में शुरू हुआ था। और अब ये 14वां संस्करण है। कौन सा? 14वां संस्करण है अभी जिसकी बात चल रही है, ठीक है। ये उमरोई में जो हुआ है। चलिए ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके पास है, इनसील्ड, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है?
चलिए इसका जो आंसर है वो इन सील्ड। इसका जो मतलब है, ये सूचकांक क्यों दिया जाता है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ये इसलिए दिया जाता है कि आपके देश में जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, आपके पास जितने संसाधन हैं, जितनी भी उपलब्धता है, आप उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं और उसका महत्व आप नागरिकों को किस हिसाब से दे पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य निकल रहा है वो अर्थव्यवस्था से निकल रहा है कि आप अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है किस तरीके से बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उसमें क्या नवाचार आप कर पा रहे हैं, इसलिए ये सूचकांक दिया जाता है। ये जितने भी देश हैं उनको रैंक दी जाती है इसमें, ठीक है। तो इसमें इस रैंक के अनुसार जो 2023 की जो रैंक है वो इनसील्ड संगठन द्वारा दी गई है, ठीक है। और जो हमारे, देखिए मैं आप इसमें से आपको पढ़ाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये 2023 की सूची दी गई है और इसमें हमारे 100, एक मिनट रुकिए, 34 देशों में शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें जो सूचकांक में जो रैंक दी गई थी वो कितने देशों को दी गई थी, 134 देशों को दी गई थी। और सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आए हैं, सिंगापुर, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। और हमारा भारत बहुत पीछे है। भारत की क्या स्थिति है, 103, क्या स्थिति है, 103। फर्स्ट नंबर पे मैंने किसको बताया, सिंगापुर, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा अमेरिका। और भारत कौन से नंबर पर है, 103 स्थान पर इसको रैंक मिला है, ठीक है। चलिए चलिए, ये जो क्विज था ये मैंने बोला था वो पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था, वो ही रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो हेलुसिनेट इसका आंसर है, आप सभी को पता ही है इसका आंसर। पहले भी पर आंसर तो आपको कोई देता ही नहीं है, कमेंट मुझे दिखता ही नहीं है, एक दो लोग ही देते हैं आंसर। आपकी इच्छा, आपको देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। चलिए ये क्विज का अगले, अब जो आपको अब आंसर देना है अगले, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। भारत के किस नदी में हाल ही में टेंटलम धातु की खोज की गई है, किस धातु की बात चल रही है, टेंटलम धातु की खोज की गई है, ठीक है। किस नदी की, आपको नदी का मतलब नदी का नाम बताना है। चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं, पर कल लाइव भी होगी 7 बजे से, ठीक है। आज मैंने आपको बताई दी थी क्या समस्या है। चलिए राधे राधे।